नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 हिंदी में अगले वीडियो में हमने देखा था पत्र एवं डायरी। उसमें पत्र एवं डायरी में हम पहला पत्र जो निमंत्रण पत्र था वो हम पढ़ चुके थे कि किसी दोस्त को हमारे यहाँ जन्मदिन के लिए बुलाना तो कैसे निमंत्रण पत्र लिखते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे बधाई पत्र। बधाई यानी सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। उनके लिए भी ऐसे ही आप अपना जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं। यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। और अपने जन्मदिन के लिए, दोस्त के जन्मदिन के लिए उनको बधाई दे रहे थे। उनके लिए प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, यह संबोधन किया है उसके मित्र का। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, यानी कल ही तुम्हारा जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे की दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर यानी उसके कार्यालय जहाँ पे वो काम करते हैं या तो नौकरी करते हैं। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलो, यानी कि तुमसे नहीं मिलने आ पाऊँगा, ऐसा वो लिखते हैं और सिर्फ इसको बधाई देते हैं। इसी को बधाई पत्र कहते हैं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता हूं। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह यानी जन्मदिन आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। यानी तुम्हारे जन्मदिन पर मैं आ नहीं सका, परंतु मैं चाहता हूं कि हमेशा ईश्वर तुम्हें चिरंजीव यानी दीर्घायु रखे और खुश रखे और हमेशा तुम्हारा जन्मदिन आता रहे। इसके अवसर पर हमें भी खुशियाँ मनाने का मौका मिले। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पे आप अपने तुम्हारा नाम भी लिख सकते हो और यहाँ प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, यहाँ आपके मित्र जो भी है उसका आप नाम लिख सकते हो। उसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस, मंगल यानी शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीव यानी दीर्घायु। उसके बाद तीसरा पत्र आता है आश्वासन पत्र। आश्वासन यानी दोस्तों किसी को भी हम किसी के लिए आश्वस्त करें, यानी उसके लिए आप प्रयास करें कि अच्छा हुआ आप इसमें कामयाब हुआ, अच्छा हुआ आप खेल में कामयाब हुए, अच्छे हुए कि आप अपने रिश्तों में कामयाब हुए। उसके लिए आश्वस्त करना ही, उसको आश्वासन देना कि अच्छा किया आपने जो किया और उनके लिए आपको शुभ परिणाम भी मिला। उसको बोलते हैं आश्वासन पत्र। यहाँ खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो जो खेल महाकुंभ थे वो उसमें उसकी सखी, उसकी जो मित्र थी वो असफल रही। उसने प्रयत्न किया फिर भी उसने जंग नहीं जीता, हार गई होगी, असफल रही होगी। तो उसके लिए उसने आश्वासन दिया कि फिर भी तुमने प्रयत्न किया फिर भी हार गई, तो हमारी शुभेच्छा तुम्हारे साथ है, आप कभी हार मत मानना। ऐसे करके आश्वासन पत्र उसको लिखते हैं, क्योंकि उसके दिल में जो ठेस पहुँची है, कुछ ग्लानि पहुँची है, उससे वो आश्वस्त हो जाए, दुख से बाहर आ जाए। तो उसके लिए एड्रेस दिया है मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। फ्री सखी जागृति। यहाँ पे आप अपने मित्र का एड्रेस लिख सकते हो, अपने सखी का एड्रेस लिख सकते हो और अपने सखी का नाम भी यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा है प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, यहाँ पे आप अपनी सखी का नाम भी लिख सकते हो।
आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रहे हो। यहाँ एक दिया हुआ है, खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट शायद धोरण 10वीं की परीक्षा में असफल रहने पर अपनी सखी को आश्वासन पत्र, यानी किसी रिश्तों में असफल रहने पर आश्वासन पत्र। तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आश्वासन के लिए किसी दुखदायक प्रसंग से बाहर निकालने के लिए, उसको जो घटना से बाहर निकालने के लिए उसको आश्वासन दिया जाए, उसको ही आश्वासन पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी विषय के लिए आप आश्वासन दे सकते हैं। चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो, इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। मतलब कि जो खेल महाकुंभ में जो चक्र फेंक की स्पर्धा थी उसमें असफल रही उसकी सखी, और उसकी दूसरी जो सखी थी उन्होंने आशा लगा रखी थी कि वो जिले में प्रथम आओगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। यानी समझाते हैं कि खेल में दोनों जो तरफ से जो व्यक्ति है, दोनों जो खिलाड़ी है, वो कभी जीतते नहीं। एक हारता है और दूसरा जीतता है। तो असफलता भी सफलता का नया सोपान है, यानी असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो बार बार प्रयत्न से सफलता मिलती है, हम सब जानते हैं। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहे। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यानी तुम अब उसका हतोत्साह मनाने से अच्छा है कि अब जो नहीं हुआ उसके शौक को तुम भूल जाओ और दूसरे में आप अपनी ऊर्जा लगाओ। उसके बाद है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र यानी किसी की राय लेनी, उसको बोलते हैं अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जो एक छात्र है वो किसी भी जगह उसके स्कूल से बाहर जाता है प्रवास के लिए, तो उनके पिताजी को पूछता है, अनुमति यानी आज्ञा लेता है कि राय लेता है कि मैं जाऊँ कि नहीं। तो उसके लिए जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी। यहाँ आप अपनी छात्रालय का नाम भी लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। यहाँ आप तारीख अपनी चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी विद्यालय से है, अगर कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, किसी भी स्थल के लिए प्रवास जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। अगर 17 तारीख के बदले 29 तारीख है तो वो लिख सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं देखने के बदले आप दूसरी जगह जाने वाले हैं, जैसे सोमनाथ जाने वाले हैं, जूनागढ़ जाने वाले हैं, जैसे द्वारका जाने वाले हैं, या तो कहीं नेपाल जाने वाले हैं, काठमांडू जाने वाला है। जैसे अलग अलग पर्यटन स्थानों के आप यहाँ सूची लिख सकते हो जहाँ भी आप जा रहे हो। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। यहाँ पे आपका प्रवास 3 के बदले 1 सप्ताह का भी अगर रहता हो तो लिखना है। 800 रुपये का खर्च हो, उसके बदले आप 1200-1500 का जो भी खर्च रहता है वो भी आपको लिखना है। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे।
मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने। यहाँ आपके सभी जो साथियों जो है जो इस प्रवास में सम्मिलित है उसके नाम आप लिख सकते हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। यहाँ आपकी छोटी बहन जो है उसका नाम लिख सकते हो। सोनल को प्यार लिखा, यहाँ आपकी छोटी बहन का नाम लिखकर उसको प्यार ऐसा लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, यहाँ रमेश के बदले आपका जो नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। अभी छुट्टी यानी कि कहीं पे बाहर जाना है किसी छात्र को, तो प्रधान अध्यापक को पत्र लिख रहे कि मुझे ये दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे ये प्रसंग के लिए बाहर जाना है। तो उसके लिए लिखा है देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। यहाँ आपकी जो स्कूल का जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, आप किसी भी स्कूल से। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मतलब कि मेरी जो बहन है उसकी शादी है तो मैं 24 से 28 तारीख तक उपस्थित नहीं रह सकूँगा, इसीलिए पत्र लिख रहा है। यहाँ आपकी बहन के बदले आपकी भाई की भी शादी हो सकती है, या आप किसी कारण से कहीं बाहर जा रहे हैं उसके लिए भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो विषय कोई भी आपका हो सकता है छुट्टी के लिए। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अवकाश यानी छुट्टी। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी आभारी। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिएगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, आप जिस नाम से आपको संबोधित करते हैं। क्रमांक 25, वर्ग 8। यहाँ आपका जो अटेंडेंस नंबर है वो लिख लीजिएगा। वर्ग आपका 8 है, 8ब है, 8क है, जो भी है वो आप लिख लीजिएगा। शब्दार्थ अब देख लेते हैं। एकलौता, अकेला, फलतः यानी परिणामतः, धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। उसके बाद देखेंगे कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। जो स्वास्थ्य अधिकारी रहता है वो गंदगी के बारे में उसको शिकायत के बारे में पत्र लिखते हैं। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। यहाँ आप अपने सिटी का नाम, अपने एरिया का नाम भी लिख सकते हैं। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान, डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया। यहाँ गायत्री मोहल्ले के बदले आप अपने मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यह गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। सुरेश भाई एम परमार लिखा है, वहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। गायत्री मोहल्ला बड़ौदा लिखा है, यह आपका मोहल्ले का नाम और आपकी सिटी का नाम, आपका शहर का नाम आप लिख सकते हैं। लास्ट है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, यानी पुस्तक मंगवाने के लिए, अपने पास लेने के लिए पुस्तक विक्रेता है जो पुस्तक को बेचते हैं उसको पत्र लिखते हैं कि हमें ये पुस्तक है वो चाहिए। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। यहाँ आप अपनी पुस्तकालय, जो भी पुस्तकालय से आप पुस्तक मंगवा रहे हैं
वो उसका पुस्तकालय का नाम आप लिख सकते हैं। जो भी शहर से मंगाते हैं वहाँ आप उसके शहर का नाम लिख सकते हैं। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। जो जो पुस्तक की आवश्यकता है उनकी सूची दी गई है। नन्हा कोश, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश, और सामने उसका जो लेखक का नाम है वो लिखा हुआ। आप यहाँ अपने जो जो पुस्तक चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि शब्दकोश लिख सकते हैं, हिंदी व्याकरण भाग 1 लिख सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसे आप लिख सकते हैं। और जैसे जैसे आपको पुस्तक चाहिए वो सब पुस्तक की सूची यहाँ आप डाल सकते हैं। कृपया उपर्युक्त पुस्तक के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भवदी प्रीति शाह, यहाँ भवदी यानी आपका आज्ञाकारी, आपका शुभेच्छक प्रीति शाह, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। शांति भवन, MG रोड, राजकोट, जहाँ से आपने लिखा है उसी शहर का सिटी का नाम और पिन कोड यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे डायरी लेखन। तो डायरी लेखन क्या है कि डायरी हम जैसे कि महादेव भाई देसाई की डायरी है, गांधी जी ने डायरी लिखी थी, उसकी आत्मकथा लिखी थी। तो डायरी लेखन है वो महानुभाव रखते थे, किसी अच्छा या बुरा जो उसके जीवन में जो प्रसंग चलते थे वो अच्छा या बुरा प्रसंग को उसमें नोट करते थे और भविष्य में उससे कुछ सीख भी लेते थे। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी की विशेषता क्या है वो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने की आवश्यकता है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविकता हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए। जैसे आप अपने लिए डायरी लिख रहे हैं तो आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा दिनांक है और आपके जीवन में दोपहर 2 बजे कौन सी घटना हुई, तो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। उसमें कुछ बनावटीपन या चित्रात्मक या काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए। अब डायरी लेखन के लाभ क्या है? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है, जैसे कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यानी डायरी लेखन से अनेक लाभ है, जैसे उनकी जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी है वो भी उसकी डायरी अगर हम पढ़े तो उससे जान सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो अच्छा बुरा जो उसने काम कर दिया है वो उससे धीरे धीरे उसकी बुराइयों से बचे जा सकते हैं। और पिछले अनुभवों को पढ़कर उसके संबंधित दोबारा यह घटना न बने या दोबारा ये दूसरी बार भूल न हो, उसके संबंधी को जानकारी प्राप्त करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरी लेखन के उदाहरण है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर, यानी आप जिस भी विद्यालय से बिलोंग करते हैं और आपका विद्यालय में पहला दिन कौन सा है और कौन से सिटी में थे, यह आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जो भी आपको नया अनुभव हुआ, नया एक्सपीरियंस हुआ, वो आप अपने ये डायरी लेखन में आप लिख सकते हैं। तो एक उदाहरण देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायासी मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपनी नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए।
जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। शुल्क यानी जो शाला की फीस थी वो जमा करवा दिया, और वो परीक्षा में जो फॉर्म भर दिया, परीक्षा में वो भी पास हो गए। अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो जो यहाँ पे उसके नए विद्यालय में जाने के लिए जो पहला दिन का जो उसका एक्सपीरियंस था बच्चे का, उन्होंने ऐसा लिखा है। आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और 7 अगस्त 2010 जामनगर के बदले यहाँ आपका जो दिन था पहला और जो सिटी था उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा ही है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। तो आपकी वार्षिक परीक्षा जिस दिन में थी और एक दिन पहले का आपको क्या अनुभव हुआ, वो अपने यहाँ पे अनुभव लिख सकते हैं। अभी पत्र के बारे में दिया है। पत्र लेखन के डायरी तो 2 ही है। उसके बाद पत्र लेखन में संबोधन आदिवाद की तालिका है। जो व्यक्तिगत पत्र के कौन कौन से प्रकार है, तो व्यक्तिगत पत्र है, उसके बाद है व्यावसायिक पत्र, उसके बाद है कार्यालय पत्र, उसके बाद है प्रार्थना पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखता है। जैसे पुत्र पिता को लिखता है, पिता पुत्र को लिखता है, माता पुत्र को लिखते है, छोटी भाई बड़े भाई को लिखता है, मित्र मित्र को लिखता है, शिष्य गुरु को लिखता है या गुरु शिष्य को लिखता है। उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी किसी व्यवसाय के लिए, बिजनेस धंधा रोजगार के लिए, पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को जो पत्र लिखते हैं उसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र यानी किसी भी ऑफिस संबंधी किसी विभाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादन को हम पत्र लिखते हैं उसको कार्यालय पत्र कहते हैं, यानी किसी ऑफिस संबंधी। और लास्ट में आता है प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य को और किसी अधिकारी को, प्रार्थना यानी हम क्षमा भाव से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या विनंती करते हैं, कृपाकांक्षी करते हैं, और किसी छुट्टी के लिए हम उसको लिखते हैं पत्र, उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तो डायरी लेखन और प्रार्थना पत्र और ये अलग अलग पत्र हमने देख लिए। आप बार बार इस वीडियो को बार बार पढ़ लीजिएगा, और ये पत्रों के जो प्रकार है और डायरी लेखन के लाभ है, डायरी कैसे लिखी जाती है, सब आप बार बार पढ़ के आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप ये बार बार ये वीडियो को देखकर सुनकर आप अच्छी तरीके से इसमें आप योग्यता प्राप्त कर लेंगे और सब सीख लेंगे। धन्यवाद। आप सबका आभार।